ओके गाइस, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिंदी। ठीक है, 2022 का ही क्वेश्चन पेपर है आपका लेवल 2 वालों के लिए। क्लियर? जिन्होंने लैंग्वेज 2 हिंदी ली थी, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला है कि एक गद्यांश दिया है, उसको पढ़ना है और क्वेश्चन 61 से 64 तक जो आंसर्स है वो हमको सॉल्व करने हैं। इसमें दिया है भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा और सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सके। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भावदासता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्द का निर्माण करने में लग जाएंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को यदि इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले शब्द समझकर हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी लगेगी। भाषा का नवीनीकरण यदि कुछ पंडितों और आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होगी। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग ना किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य दृश्य विधान वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य जो है वो नहीं के बराबर है। अब यहाँ से आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, जो भाषा है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? अलंकारिता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता, व्याकरणिक शुद्धता और सरलता। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है, भाषा की जो मेन विशेषता है वो क्या है कि इसमें अभिव्यक्ति जो होती है उसकी स्पष्टता होती है। मतलब हम कितने अच्छे तरीके से अपनी बात रख पाते हैं, वो अगर स्पष्ट है तो वही भाषा की मुख्य विशेषता होती है। अगर आप भाषा को अलंकृत नहीं करेंगे, अलंकरण मतलब जहाँ मुहावरे, लोकोक्ति, संधि इन सब का यूज होता है। व्याकरणिक शुद्धता, कई बार होता है कि हम ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते लेकिन फिर भी भाषा इफेक्टिव होनी जरूरी होती है। जरूरी नहीं है भाषा सरल हो। नए शब्द के निर्माण में ध्यान रखने योग्य मुख्य बात क्या है? तो नए शब्दों के निर्माण में भाषाई पूर्वाग्रह का त्याग, संप्रेषणीयता, भाषा के मौलिक स्वरूप की अनुरूपता और भाषा को विकृति से बचाना। तो यहाँ पे होता है जो भाषाई पूर्वाग्रह है उसका त्याग रखना, इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए कि सुस्पष्ट अभिव्यक्ति भाषा का मुख्य कार्य। सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे लेकिन भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती। और नए शब्दों जो है उनसे भी ये बात सोचनी चाहिए। तो वही इस लाइन का मीनिंग है कि जो भाषाई पूर्वाग्रह होता है उसका हमें त्याग करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी भाषा चिरकाल तक नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध है लेखन से, श्रव्य द्रव्य विधान से, कथा साहित्य से और जनता से। तो जो भाषा है उसका सीधा सीधा जो संबंध है वो किससे होता है? जनता से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये लाइन कहाँ है? ये रही। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से और जनता से है। वैज्ञानिक कथा साहित्य की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? जो वैज्ञानिक कथा साहित्य है वो पाठकों को नए वैज्ञानिक शब्दों का बोध कराता है, मनोरंजन करता है, साहित्यिक अभिरुचि जागृत करता है, साहित्य और विज्ञान में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाठकों को नए वैज्ञानिक शब्द जो है उनका ये बोध कराता है। क्लियर? जो वैज्ञानिक कथा साहित्य है उसका मेन काम क्या होता है कि जो नए नए शब्द होते हैं वो जो पाठक होते हैं उनको नए नए शब्द जो है वो यूज में आते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? अनुकरण का सिद्धांत, डिंगडोंग सिद्धांत, बाउ बाउ थ्योरी एंड कहानी कथन सिद्धांत। तो जो अनुकरण थ्योरी है, डिंगडोंग थ्योरी और बाउ बाउ थ्योरी है, ये तीनों ही भाषा उत्पत्ति से संबंधित हैं। लेकिन जो कहानी कथन है ये भाषा उत्पत्ति से संबंधित नहीं होता है। क्लियर? जो कहानी कथन होता है ना वो कहानी सुनाने की एक कला होती है, जबकि ये ऊपर की तीनों क्या है? थ्योरी है। जो डिंगडोंग थ्योरी होती है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स याद रखिएगा। इसका जो मेन एम्फेसाइज था वो क्या था कि शब्द की जो ध्वनि होती है उसका उसके अर्थ से एक बहुत सीधा संबंध होता है। ठीक है? जैसे ही घंटी की जो आवाज होती है वो कैसी होती है? डिंग डोंग ऐसे शब्द निकलता है, ऐसे ही किसी भी जो शब्द है उसका जो साउंड होता है उसका मीनिंग उससे बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन में होता है। ठीक है? तो डिंग डोंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शब्द होता है और जो उसकी ध्वनि है उसके अर्थ का उसके साथ डायरेक्ट संबंध होता है। जो प्राकृतिक ध्वनियां हैं वहां पे इसका अनुकरण किया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि डिंग डोंग थ्योरी किसने दी थी तो ये डिंग डोंग थ्योरी दी थी आपके मैक्स
मूलर ने। किसने दी थी? मैक्स मूलर। क्लियर? दूसरा, अनुकरण सिद्धांत, बाउबाउ सिद्धांत, ये सब क्या है? आपके भाषा उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। इसमें और भी थ्योरीज थी, जैसे दिव्य थ्योरी थी, जो अनुकरण थ्योरी है, जैसे जानवर की आवाज जो होती है या प्राकृतिक घटनाएं जो होती है, हवा चलती है, आंधी चलती है, इन सब की हम कॉपी करते हैं। एक संकेत सिद्धांत होता है जिसे हम जेस्चर थ्योरी कहते हैं, जैसे कई बार हम बॉडी के जो हावभाव हैं उनसे सामने वाले को समझाते हैं। एक पूपू थ्योरी होती है या योहियो थ्योरी होती है, जैसे कई बार आप बहुत पेन में होते हो, आपने हार्डवर्क किया हुआ होता है तो बहुत अजीब सी आवाज निकालते हैं हम, जिसे करहाना जिसे बोलते हैं, वो होती है पूपू थ्योरी। एक होता है सामाजिक संपर्क सिद्धांत, जब आप लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तब भी भाषा जो है उसका विकास होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से विवृत वर्ण है, जो विवृत वर्ण है वो कौन सा होता है? यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, एक होता है संवृत, एक होता है विवृत, एक होता है अर्ध संवृत और एक होता है आपका अर्ध विवृत। ठीक है? ये चार जो होते हैं वो आपके मुख्य आधार पर वर्णों का प्रकार होता है। अगर हम संवृत वर्ण की बात करें ना, तो इसमें आता है आपका ई, उ, उ और री, ये आते हैं आपके संवृत वर्ण में। संवृत मतलब सिला हुआ, यानी कि मुंह जो है वो कम खुलता है। अर्ध संवृत जो होता है वो क्या है? मुंह कम खुलता है लेकिन जो स्वर निकलते हैं, तो इसमें जो स्वर निकलता है उसे हम बोलते हैं ओ। ठीक है? मतलब संवृत तो क्या होता है? बिल्कुल ही मुंह सिला रहता है। आप बोल के देखिए, ई उ, ज्यादा मुंह नहीं कलेगा, जबकि हम ओ बोलेंगे तो मुंह जो है वो प्रॉपर खुलता है, यानी कि आधा सिला हुआ। स से याद रखिएगा, सिला हुआ और आधा सिला हुआ। अर्ध विवृत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मुंह गोलाकार तो खुलेगा लेकिन कम खुलेगा। तो इसमें आपके कौन से आते हैं? ए और औ, ये आते हैं आपके अर्ध विवृत में। और अगर विवृत वर्ण की बात करें तो विवृत वर्ण होता है आपका आ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। संवृत वर्ण कौन से होते हैं? ई उ री। अर्ध संवृत होता है ओ, और अर्ध विवृत कौन सा होता है आपका? ए ऐ औ। क्लियर? तो आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं आपके 13, और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं आपके 33। फिर है अंतस्थ व्यंजनों का समूह है। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? ये रे ले रे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? क्षेत्र ज्ञ जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये कैसे होते हैं आपके? संयुक्त व्यंजन। और एक होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, इन्हें हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है? ये ऐसे वाला शय है, ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब अगर हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। इसमें क्या होता है? जो आपकी टंग होती है ना, वो आपके मुंह को पूरी तरह से टच नहीं करती। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्लियर? ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हीट जो है वो जनरेट होती है। और ये कैसे होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन मतलब छ जो है वो कैसे बनता है? क प्लस श से। त्रय कैसे बनता है? त प्लस र से। जय कैसे बनता है? ज्ञ कैसे बनता है? जय प्लस ण से। और श्रय कैसे बनता है? श प्लस र से। क्लियर? अब है आपसे पूछा है कौन सा वर्ण जो है वो अल्प प्राण नहीं है। तो जो अल्प प्राण वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? 1, 3, 5, जिनमें कम वायु जो होती है उसकी जरूरत पड़ती है। और जो महाप्राण होते हैं उनमें ज्यादा वायु जो है उसकी जरूरत पड़ती है। अल्प प्राण होते हैं 1, 3, 5, महाप्राण होते हैं 2 और 4। ठीक है? जैसे क वर्ग है तो इसमें क, ग और न, ये क्या है? अल्प प्राण है। जबकि ख और घ क्या है? इसके महाप्राण है। ठीक है? तो पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। तो क, ख, ग ये क्या है? अल्प प्राण। ख और घ क्या हो जाएंगे? आपके महाप्राण। च, छ, ज ये क्या हो जाएंगे? आपके अल्प प्राण। त, थ, ध ये क्या हो जाएंगे? आपके अल्प प्राण। ठीक है? नेक्स्ट है आपका जीवन जो है वो उज्जवल हो। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं ना वो 8 प्रकार के होते हैं। क्लियर? 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके? संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विधानवाचक। एक होता है विधानवाचक। विधानवाचक जो होता है ना वो आपका सिंपल स्टेटमेंट होता है। विधानवाचक क्या है? सिंपल स्टेटमेंट, जो हाँ आप सामान्य जानकारी देते हैं, जैसे राम जाता है, मोहन खाता है, भारत एक देश है। फिर होता है निषेधवाचक।
जो निषेधवाचक होता है उसमें जनरली ना का यूज होता है, यानी कि किसी काम के ना होने का इसमें पाया जाता है। जैसे आज बारिश नहीं होगी, कोयल नहीं बोलेगी, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। ये सब क्या होते हैं जहां भी निषेधात्मक चीज आती है। फिर होता है आपका आज्ञावाचक। आज्ञावाचक होता है जिसमें हम आज्ञा का बोध कराते हैं या किसी को आदेश दिया जाता है, जैसे तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ बैठो, तुम ये लिखो। फिर होता है आपका विस्मयादि बोधक। जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं उनमें क्या होता है, आपका आश्चर्य वाला जो चिन्ह होता है वो हम लगाते हैं। जैसे अब बहुत ज्यादा खुश है, किसी दुख में है, किसी शोक में है, तो ऐसे वाले भाव जो होते हैं उनको प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है। फिर होता है आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक जो होता है ना, इसमें एक उपवाक्य जो होता है वो दूसरे उपवाक्य पर क्या होगा, बेस्ड होगा। जनरली ये सेंटेंस यदि, तो, जैसा तैसा, यहाँ से क्या है शुरू होते हैं। यदि मैं अच्छे से मेहनत करता तो सफल हो जाता। फिर होता है आपका संदेहवाचक। संदेहवाचक क्या होता है, जिसमें किसी काम का होना या ना होना जो है उसमें एक डाउट होता है। जैसे शायद वो आज डांस करे, शायद आज मैथ के सर आए, तो जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि डाउटफुल है। फिर होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क यूज होगा। जैसे क्या तुम आओगे। फिर होता है इच्छावाचक। जो इच्छावाचक होता है उसमें इच्छा, कामना या आशीर्वाद जो है उसको यूज किया जाता है। जैसे तुम दीर्घायु हो, भगवान करे तुम सफल हो, आपका जीवन उज्जवल हो। ये सब क्या होते हैं, इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसमें पूरे 8 जो होते हैं वो वाक्य के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी रचना जो है वो आदिकाल से संबंधित है। तो आदिकाल से संबंधित जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है, साकेत है, वैदेही वनवास है और पद्मावत है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो पृथ्वीराज रासो है वो आदिकाल से संबंधित रचना है। इसको लिखा किसने था, इसको लिखा था चंद्रवर दाई ने। किसने लिखा था इसको, चंद्रवर दाई। ठीक है। ये क्या है, पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, ये चीजें याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो क्या है, एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता जो है उसका वर्णन किया गया है। जबकि साकेत, वैदेही वनवास और पद्मावत जो है वो क्या है, आधुनिक काल की रचनाएं हैं। ठीक है, जो हमारे वक्ती काल जो है उससे संबंधित होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्प में से आपको जो मुहावरा है और एक लोकोक्ति जो है उसमें से लोकोक्ति वाले विकल्प को चुनना है। ठीक है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, 3 तेरा कर देना, खुशी के लिए जलाना, खुशी के दिए जलाना, आसमान के तारे तोड़ना। लोकोक्ति जो होती है ना वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, मतलब वो अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस होगा और वो पूरा मतलब खुद में ही मीनिंग को डिफाइन कर देगा। इसको आप कहीं पे भी इंडिविजुअली यूज कर सकते हो, फ्रीली ये यूज होती है। जबकि मुहावरा जो होता है ना वो एक मतलब आधा सेंटेंस होता है जो मेन मीनिंग है उससे हटके कुछ और ही मीनिंग ये देता है। इसको आपको किसी सेंटेंस के साथ यूज करना होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखें, आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। ये एक लोकोक्ति है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जब जाते हैं तो उसको छोड़कर हम फालतू के कामों में लग जाते हैं। तो ये अपने आप में ही क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। 3 तेरा कर देना, ये क्या है, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है तितर बितर कर देना। खुशी के दिए जलाना, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। आसमान के तारे तोड़ना, किसी असंभव कार्य जो है उसको करना। नेक्स्ट है, भाषा की लिखित आकृति कहलाती है वर्तनी, ध्वनि, भाव और लिपि। ऑब्वियसली भाषा की जो लिखित आकृति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लिपि। ठीक है। लिपि जो होता है वो सिस्टम है जिसके द्वारा हम भाषा की जो ध्वनियां होती हैं यानी कि भाषा की जो मॉर्फीन है उसको हम लिखित रूप में लिखते हैं। भाषा लिखने का एक तरीका ही क्या है, लिपि होती है। वर्तनी जो होती है ना वो लिपि का ही एक हिस्सा होती है। इसमें बस शब्द जो है उनको सही ढंग से लिखना सिखाया जाता है। ध्वनि जो होती है वो भाषा का एक मौखिक रूप होता है। ध्वनि कैसा है, मौखिक रूप, जबकि वर्तनी कैसा है, लिखित रूप। ये लिपि का ही क्या है, एक भाग होता है जिसमें शब्दों को सही ढंग से लिखना सिखाया जाता है। भाव जो होते हैं ना वो ना तो लिखित होते हैं ना ही एक टाइप से मौखिक होते हैं, ये हमारे इमोशंस होते हैं। फिर होता है आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है उसके लेखक हैं। तो आषाढ़ का जो एक दिन नाटक है इसके लेखक कौन है, मोहन राकेश। ठीक है। ये नाटक जो है वो कब आया था, 1958
1908 में। और यही एक ऐसा नाटक है जिसको हिंदी का पहला हम आधुनिक नाटक मानते हैं, पहला आधुनिक नाटक इसे माना जाता है। क्लियर? बेसिकली अगर आपसे पूछे कि ये जो लेखक है, नाटक है, इसमें किसके बारे में लिखा है? कालिदास के बारे में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से रचनाकार सबसे बाद के काल के हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, मतीराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र और चंद्रबर दाई। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये सबसे बाद के काल के हैं। जो चंद्रबर दाई हैं, ये क्या है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। यही हमने देखा था, पृथ्वीराज रासो, जो कि आदि काल से संबंधित है। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इन्होंने पद्मावत लिखी थी। ये क्या है? पद्मावत। पद्मावत जो है उसके रचयिता है। ये भक्ति काल जो है, यानी कि निर्गुण काल जो है, वहां से संबंधित है। मतीराम जो है वो रीति काल जो है उसके कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल, मतीराम रीति काल, चंद्रवरदाई आपके आदि काल जो है उससे संबंधित है। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो आधुनिक काल जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, किस महाकाव्य में सर्गों के नाम ईडा, श्रद्धा, लज्जा आदि लिखे गए हैं? तो ये जो आपका महाकाव्य है वो है आपका कामायनी। ठीक है, तो 75 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चिदंबरा जो है वो किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, और ये क्या है? काव्य संग्रह। चिदंबरा क्या है? काव्य संग्रह। साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। मैथिली शरण गुप्त, ये क्या है? महाकाव्य। प्रिय प्रवास जो है वो किसने लिखी है? अयोध्या हरि सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा नाम लिख लीजिए, हरि सिंह उपाध्याय। ठीक है, लेकिन जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद। इनके द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें ईडा, श्रद्धा, लज्जा, चिंता, काम, वासना, ईर्ष्या, इन सब के बारे में जो है वो बताया है। ये सारे इसमें क्या है? सर्ग हैं। नेक्स्ट है, निम्न छंद के प्रथम और तृतीय पद में मात्राओं की संख्या क्या है? तो यहाँ पे अगर आप सही से देखेंगे, सोहत ओढ़ पीत पटु श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप पढ़ियो प्रभात। तो ये दोहा जो है ना वो क्या है? आपका छंद है। ठीक है, और कैसा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें पहला चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है और चौथा चरण ये है। अब अगर हम देखें तो इसमें पहले देखिए, ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत प्रतु। ठीक है, ओढ़े में कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं हैं। पीत में कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं हैं। पटु में कितनी मात्राएं हैं? 1 मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी मात्राएं हो जाएंगी आपकी? 11। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें श्याम सलोने गात, तो इसमें कितनी मात्राएं हैं? इसमें भी 11 मात्राएं हैं। थर्ड अगर हम देखें मनु नीलमणि शयन पर, तो इसमें कितनी मात्राएं हैं? इसमें आपकी मात्राएं हैं इसमें भी आपकी 11 मात्राएं हैं। एक सेकेंड, वापस देखते हैं। सोहत ओढ़े प्रीत पटु, ठीक है, ये पहला चरण है। इसमें सो जो है उसकी 2 मात्राएं हो गई, है की 1 मात्रा हो गई और त की 1 मात्रा हो गई। ठीक है, ओढ़े में अगर देखें तो ओ की 2 मात्राएं हो गई और ढे की 1 मात्रा हो गई। ठीक है, तो सोहत में तो हो गई 4 मात्राएं। क्लियर? ओढ़े में हो गई आपकी 3 मात्राएं और प्रीत में अगर देखें तो इसमें हो गई आपकी प्री में 2 और त में 1, तो ये हो गई 3 मात्राएं। पटु में अगर देखें हम तो दोनों में 1 है, पै में और ट में, तो यहाँ पे कितनी मात्राएं हो गई आपकी? 12 मात्राएं। ठीक है, फिर अगर हम देखें तीसरा पद अगर हम देखें तो यहाँ पे म में कितनी मात्राएं हैं आपकी? 1 मात्रा है। नो में 2 मात्रा है। नी में 2 मात्रा है। ल में 1 मात्रा है। म में 1 है। नी में 1 है। श जो है उसमें 2 है। ल में 1 है। प में 1 है और रै में 1 है। तो पहला और तीसरा जो चरण है इन दोनों में कितनी मात्राएं हो गई आपकी? 13 और 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट इज 13। यहाँ पे पूछा भी क्या है? पहला और तीसरा पद। श्रवण बाधित बच्चे जो हैं उनके लिए कौन सा उपचारात्मक उपाय जो है वो सही नहीं है? ऐसे बच्चों को शिक्षक के पास बैठाना चाहिए,
बोलते या पढ़ते समय इन बच्चों को अध्यापक के होठ उच्चारण करते हुए देखने चाहिए। शिक्षक को चाहिए वह लंबे लंबे वाक्यों का पाठ करे। शिक्षक को छोटे छोटे वाक्यों को स्पष्ट और धीरे बोलना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बच्चे को आप टीचर के पास बैठाओ जिससे वो धीरे धीरे उसको अच्छे से जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है उसको समझ पाए। बोलते और पढ़ते समय वो टीचर को फोकस करेगा तो होठों पे ध्यान देगा। छोटे छोटे वाक्य बोलो जिससे उसको सुनने में मतलब समझने में जो है वो ज्यादा दिक्कत ना आए। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वक्ता के कथन को सुनकर जो लिखना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो वक्ता के कथन को सुनकर लिखने को हम कहते हैं श्रुतलेख। ठीक है, श्रुतलेख में क्या होता है, वक्ता जो होता है उसको सुनकर लिखा जाता है। एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा उसे सुनेगा। अभिलेख जो होता है ना वो कोई रिकॉर्ड होता है, जैसे बोलते हैं ना उस वहां एक अभिलेख रखा हुआ है। अनुलेख होता है ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज लिखी हुई है, आपने एज इट इज उसको कॉपी करके लिख लिया। सुलेख होता है अच्छी हैंड राइटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें व्याकरण शिक्षण में उदाहरण की सहायता से व्याकरण की नियम, परिभाषा और व्यवस्था को समझाया जाता है, यह विधि कहलाती है। इस विधि को हम कहते हैं आगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरणों की हेल्प लेते हैं, बाद में उदाहरणों से नियम तक पहुंचा जाता है। इसमें मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ा जाता है, मूर्त से अमूर्त। ठीक है, ज्ञात से इसमें कहा जाया जाता है अज्ञात की तरफ। इसमें विश्लेषण से कहा जाया जाता है संश्लेषण की तरफ। मूर्त से अमूर्त की तरफ इसमें जाया जाता है, उदाहरण से नियम की तरफ इसमें जाते हैं। ठीक है, व्यास विधि टीचर बेस्ड होती है। अभिनय विधि जिसमें बच्चे जो है वो कोई रोल प्ले करते हैं। निगमन विधि नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कौन सी विधा जो है वो हिंदी साहित्य में स्मारक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा और निबंध। तो यहाँ पे जो निबंध होता है वो किसके अंतर्गत नहीं आता है? वो स्मारक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो स्मारक साहित्य वो होता क्या है, उसमें हम कोई पर्टिकुलर जगह या किसी घटना के बारे में हम क्या करते हैं, एज ए मेमोरी उसके बारे में लिखते हैं। क्लियर? बेसिकली ये कैसा होता है, मेमोरी के ऊपर बेस्ड लिखा हुआ होता है। या फिर किसी की आप बायोग्राफी लिखते हो तो ये सब जो होती है वो किस में आती हैं, स्मारक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। जो संस्मरण होता है वो स्मृति पर बेस्ड होता है। कैसा होता है? स्मृति, यानी कि मेमोरी जो है उस पर ये बेस्ड होता है। रेखा चित्र जो होता है वो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का या फिर कोई भी जो वस्तु होती है उसका क्या करते हैं, हम शब्दों में चित्रण करते हैं। क्लियर? एक होता है आपका आत्मकथा जिसमें हम स्वयं के जीवन का वर्णन करते हैं। जबकि निबंध जो होता है ना वो कैसा होता है, एक गद्य रचना होती है। ये कैसी होती है? गद्य रचना, जो किसी भी सब्जेक्ट पे आप लिख सकते हो। इसका किसी भी चीज की मेमोरी से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रजनी शब्द में कौन सी संधि होगी? तो जो रजनी शब्द है उसमें संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। ये सारे स्वर संधि के प्रकार होते हैं। रजनीश का अगर आप संधि विच्छेद देखेंगे तो इसमें रजनीश का संधि विच्छेद क्या होता है, रजनी प्लस ईश। इसमें संधि विच्छेद क्या होता है, रजनी प्लस ईश। तो यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है। जब दो बड़ी ई की मात्रा मिलती है तो क्या बनता है, ई। और ये किसका, दीर्घ संधि जो है उसका एक नियम होता है। किस वाक्य में संबंध कारक है? तो संबंध कारक जो है वो राहुल ने मेज पर घड़ी रखी है, यह सामान मेरा है, साहब ने कर्मचारियों को निर्देश दिए बच्चों के लिए तो कुछ ले लो। राहुल ने मेज पर घड़ी रखी है, इसमें क्या है, अधिकरण कारक है। ठीक है, पर का यूज हुआ है। यह सामान मेरा है, इसमें संबंध बताया गया है कि वो जो सामान है उसका मेरे से एक संबंध है। तो यहीं पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। साहब ने कर्मचारियों को निर्देश दिए, इसमें को जो है वो क्या है आपका कर्म कारक। बच्चों के लिए कुछ ले लो, इसमें क्या है, संप्रदान कारक। बच्चों के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांश को आपको पढ़ना है और 83 to 86 हमें आंसर करने हैं। भारत में समय समय पर ईरानी, यूनानी, शक, कुषाण, हूण, अरब, तुर्क, मंगोल आदि जातियां आई, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया में इन सभी को आत्मसात कर लिया। उनके अच्छे गुणों को ग्रहण करके उन्हें अपने रंग रूप में ऐसा डाला कि वे आज भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है।
भारत ने सभी विचार, आचार, व्यवहार स्वीकार कर लिए जो उसकी दृष्टि में समाज के लिए उपयोगी थे। अच्छे विचारों को ग्रहण करने में भारतीय संस्कृति ने कभी भी परहेज नहीं किया। विविध संस्कृतियों को बचाकर उन्हें एक सामाजिक रूप देना ही भारतीय संस्कृति का कालजयी होने का कारण है। अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता रही है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानवता का सागर कहा है। बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि आप किसी भी संस्कृति को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर वो संस्कृति कुछ हमें अच्छा सिखा रही है तो हम उस संस्कृति को वेलकम करते हैं। अब है भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर कौन हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है। शक, हूण और मंगोल। पहली लाइन में देखा था तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ये रहा कि ये सब जो है वो हमारी उस संस्कृति में मिल गए। भारत ने किन विचारों और व्यवहारों को स्वीकार कर लिया जो भिन्नता पैदा करते थे, जो व्यक्तिनिष्ठ थे, जो समावेशी थे, जो केवल एक ही धर्म को मानते थे, जो समावेशी थे, जो हमारे अंदर समाहित होते चले गए। हमने उन सभी के विचारों और व्यवहारों को स्वीकार कर लिया। भारतीय संस्कृति को कालजयी कहते हैं क्योंकि उसने विविध संस्कृतियों का एक समन्वित रूप बनाया। उसने अपनी संस्कृति में किसी को सम्मानित नहीं होने दिया, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने अपनी संस्कृति में सभी को समाहित होने दिया है। क्योंकि भारतीय संस्कृति एक नवीन संस्कृति है नहीं, भारतीय संस्कृति बहुत आदिम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति एक निर्धारित कालखंड तक सीमित है नहीं, ये अनंत तक चलती है। तो इसमें विविध संस्कृतियां जो है उनका एक क्या किया, समन्वित रूप बनाया। नेक्स्ट है महामानवता के सागर के लिए दूसरा उपयुक्त शब्द समूह जो है वो क्या हो सकता है। तो महामानवता का जो सागर है उसके लिए होता है महामानवता का महासिंधु। ये जो है वो दूसरा उपयुक्त शब्द हो सकता है। सिंधु शब्द जो होता है वो बेसिकली किसके लिए यूज होता है, महासागर के लिए। किसके लिए यूज होता है, महासागर। इसलिए हमने इसको इससे कंप्लीट किया है। क्लियर। कौन सा युग्म सही नहीं है। अलंकार संप्रदाय भामह, रस संप्रदाय भरत मुनि, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, वक्रोक्ति सिद्धांत दंडी। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जो अलंकार संप्रदाय है उस पर भामह ने काम किया था, रस संप्रदाय भरत मुनि ने, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। ठीक है। ये जो आचार्य हैं ये इन संप्रदायों के प्रवर्तक माने जाते हैं। जबकि वक्रोक्ति जो सिद्धांत आचार्य वो है सिद्धांत, उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, कुंतक। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, आचार्य कुंतक, नाटी दंडी। दंडी जो है वो कौन है, रीति सिद्धांत जो है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, रीति सिद्धांत। नेक्स्ट है अर्धविराम जो है उसका चिन्ह बताइए। एक होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये। ठीक है। जो ये है पहला वाला इसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकोलन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकोलन, यानी कि अर्धविराम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो ही सही है। बी वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक। जब भी कोई बहुत आश्चर्यचकित चीज होती है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ये होता है कॉमा। जब हम दो तीन छोटे छोटे वर्ड्स जो है उनको कनेक्ट करते हैं तो हम कॉमा को यूज करते हैं। फिर होता है कोलन या हाइफन। ये दो शब्द जो होते हैं उनको यूज करने के लिए लिखा जाता है। बेसिकली ये यूज होता है जब आपको कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो अर्धविराम होता है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जो है वो संकर शब्द की श्रेणी में आता है। बमबर्चा, राम अवतार, कृष्णार्जुन, अनाप शनाप। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो बमबर्चा है वो क्या है, संकर शब्द होता है। संकर शब्द हाइब्रिड शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हुए होते हैं। अनाप शनाप कैसा है, देशज शब्द है। ये कैसा है, एक देशज शब्द है जिसमें जो लोकल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। कृष्णार्जुन जो है वो संस्कृत और हिंदी के शब्द है, कृष्ण प्लस अर्जुन। राम अवतार जो है वो राम प्लस अवतार। लेकिन जो बम वर्षा है यहाँ पे दो अलग अलग शब्द हैं, बम है प्लस वर्षा है। तो बम जो है वो तो कैसा है, अंग्रेजी शब्द है, लेकिन जो वर्षा है वो कैसा है, हिंदी शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीती बिभावरी जागी रे, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। रूपक अलंकार जो है वो यहाँ पे होता है। रूपक अलंकार का जो नियम है उसमें जो तारा घाट है उसको दो अलग अलग उसमें डिवाइड ना करके एक जैसा ही बता दिया गया है। यानी कि रूपक अलंकार में जो उपमेय होता है उस पर हम उपमान को आरोपित कर देते हैं और उपमान के ऊपर हम उपमेय को आरोपित कर देते हैं। उसे ही हम रूपक अलंकार जो है वो बोलते हैं। जैसे ये जीवन क्या है, निर्जर है। अब इसमें जो जीवन है उसको
निर्झर के समान नहीं बताया है, बल्कि जीवन को ही निर्झर जो है वो यहाँ पर कह दिया है। ठीक है, जीवन कैसा है, निर्झर है। अब यहाँ पे जो है, बीती बिबावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घाट उषा नागरी। यहाँ उषा जो है उसमें नागरी का मतलब जब भोर होता है उसमें जो नगर है उसका, अंबर में पनघट का और तारा में घट का, यहाँ पे जो है वो सारी चीजें जो है वो आरोपित हुई है, एक दूसरे के ऊपर उसको प्रत्यारोपित कर दिया है। अनुप्रास अलंकार जो होता है इसमें एक ही वर्ण जो होता है उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मेरे मोहन की, देख मेरा मन मंद मंद मुस्कुराए। तो एक ही जो लेटर होता है वो बार बार अगर आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। फिर होता है आपका एक होता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। जो वक्रोक्ति अलंकार होता है ना उसे हम टेढ़ी अलंकार बोलते हैं, मतलब टेढ़ी उसमें उक्तियां यूज में की जाती है। जैसे खड़ी यमुना के तीर मुंह पर लगा दे काना, या यमुना नदी जो है उससे पार जाना है हमको, भवसागर से पार जाने की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट होता है आपका, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रूपक अलंकार। और अगर उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है इसमें किसी वस्तु के होने की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी कि ये कल्पना पर बेस्ड होता है। मेन चीज उत्प्रेक्षा जहां से स्टार्ट होता है ना उसे हम बोलते हैं मनु, जनु। ये इसके कीवर्ड्स होते हैं, जनु, जानो, मानो, मनऊ, जनऊ। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने मात, गात मनु नीलमणि सैन पर आतप प्रयोग प्रभात। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का सांवला और सलोना शरीर जो है उस पर पीला वस्त्र इस प्रकार लग रहा है जैसे नीलमणि जो है उस पे धूप पड़ रही हो। तो यहाँ पे मनु शब्द जो है उसको उपमेय और उपमान के बीच में आरोपित कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी सारी चीजें खत्म होती हैं। तो आई जस्ट होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर। और अगर रूपक अलंकार की हम बात करें ना तो रूपक अलंकार में आप सिंपल सी चीज याद रखिएगा, जहाँ उपमेय या उपमान जो होता है ना उसको हम एक ही मान लेते हैं, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर। इससे शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।